हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान की जो हमारी दूसरी बुक है राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो हमारा पाठ 12 है अधिकार, आज हम अधिकारों के बारे में बात करेंगे। इस लेसन में जानेंगे हम अधिकार का अर्थ और अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब हुई, और जानेंगे अधिकार क्यों आवश्यक हैं, और जानेंगे अधिकारों के प्रकारों में प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार पर चर्चा करेंगे। कानूनी अधिकार के कुछ और भाग हैं, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, इनके बारे में बातें करें। इसके साथ ही हम सार्वभौमिक अधिकारों पर बात करेंगे। अधिकार और राज्य, इस पर चर्चा करेंगे। अधिकारों को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और जानेंगे कुछ कार्यकलाप हैं जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता, वो कौन कौन से कार्यकलाप हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कर्तव्यों के प्रकारों के बारे में बातें करेंगे, जैसे नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। और कुछ नए मानवाधिकारों पर चर्चा करेंगे और मानवाधिकारों की कीमत। ये सारा लेसन हमारा छोटा लेसन है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए छात्रों, बात करते हैं अधिकारों का अर्थ। अब सबसे पहले हम जानें अधिकार, और इसके साथ साथ भी जानें मांग क्या है। हम अकेले व्यक्ति या इकट्ठे होकर, है ना, समाज से मांग करते हैं। समाज मान ली जाती है तो वो अधिकार बन जाता, हमारी मांग मान ली जाती है समाज के द्वारा तो अधिकार बन जाता है। अतः अधिकार की परिभाषा बनेगी, अधिकार किसी व्यक्ति या समूह द्वारा की गई ऐसी मांग है ना, किसी व्यक्ति या समूह या संगठन के द्वारा की गई ऐसी मांग है जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार कर लेता है ना, समाज उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह मांग क्या बन जाती है, अधिकार बन जाती है ना, या वह मांग अधिकार कहलाती है ना। अब राज्यों की स्वीकृति के बिना यदि कोई मांग है तो अधिकार का रूप नहीं ले सकती, अर्थात जिस मांग को समाज या राज्य ने स्वीकार नहीं किया है वह मांग ही रह जाएगी, वह अधिकार नहीं कहलाएगी। तो छात्रों, आप अधिकार और मांग अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, है ना। पूरे विश्व में अधिकारों की घोषणा कब हुई, है ना, इसके लिए क्या किया गया विश्व में। विश्व के सभी देशों में नागरिकों को आज तक या अभी तक, है ना, समान अधिकार या पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं, है ना। कहीं महिलाओं को अधिकार नहीं है, तो कहीं किसी गोरे और काले के अंदर भेदभाव, तरह तरह के भेदभाव हैं। तो आज भी विश्व के सभी देशों में नागरिकों को संपूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। इसीलिए 10 दिसंबर 1948 को, है ना, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सामान्य सभा हुई, नॉर्मल मीटिंग हुई, उसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की या सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया। तो उसमें क्या किया गया, मानवाधिकारों की बात की गई। और छात्रों, तब से ही मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर की डेट क्यों फेमस है, मानवाधिकार दिवस के रूप में। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन गया है। क्वेश्चन ये भी है, अधिकार क्यों आवश्यक है, या यूँ कहें कि हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, या यूँ कहें कि हमें अधिकारों की ज़रूरत ही क्या है। इस बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए, या व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकार बहुत ही जरूरी हैं, है ना। आप ये जान गए होंगे। और क्या है, लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना,
अधिकार जरूरी है, मनमानी ना करें सरकार हैं। और व्यक्ति की क्षमता है ना, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति में प्रतिभा अलग होती है। प्रतिभा को विकसित करने के लिए, क्षमता या प्रतिभा को निखारने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भी अधिकारों की आवश्यकता होती है। और क्या है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए अधिकारों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्यारे छात्रों, अधिकारों के बिना व्यक्ति ऐसा प्रतीत होगा जैसे बंद पिंजरे में एक पक्षी को कैद कर दिया जाता है, चाहे पिंजरा भले ही सोने का हो है, तो वह उसके अधिकार नहीं है, वो अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, है ना। इसलिए वह पिंजरे का जो पंछी है वहाँ से आज़ाद होना चाहेगा। यही व्यक्ति की भी इच्छा हमेशा रही है। अब बात करें हम अधिकारों के प्रकारों की। अधिकारों के प्रकार की बात करें तो अधिकारों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इनको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार, है ना। प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। बात करें प्रथम प्राकृतिक अधिकार की, है ना। प्राकृतिक अधिकार क्या है, ये हमें जन्म के समय से ही मिलते हैं, जैसे हमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ऐसा सोचा है हमने कि ये प्राकृतिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त हैं या भगवान द्वारा दिए गए हमने माना है, तो ये ऐसे अधिकार हैं। दूसरे अधिकार की बात करें, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार कौन से अधिकार हैं, है ना। नैतिक अधिकार में ये व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं। कैसे, व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े हुए अधिकारों को नैतिक अधिकार कहेंगे, जैसे माता पिता की सेवा करना, हमें शिष्टता का व्यवहार करना, है ना। लगता है हमारे व्यवहार से ही कि हम कैसे हैं। और क्या है, एक सच्चे चरित्र का निर्माण करना। और क्या है, आदर की भावना हो, है ना। एक दूसरे का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, ये हमारे नैतिक अधिकार हैं। इसी में बात करें कानूनी अधिकार की, है ना। कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य द्वारा या स्टेट द्वारा मान्यता दी जाती है ना। अब कानूनी अधिकार को हम पुनः 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, है ना, नागरिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। अब प्यारे छात्रों, मौलिक अधिकारों की बात करें तो आप फर्स्ट बुक में इसका एक लेसन पढ़ के आए हैं, है ना। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा मौलिक अधिकार। इसमें भी हैं, इस मौलिक अधिकार पहले हमारे साथ थे, अब एक मौलिक अधिकार को हटा लिया गया है। आप जानते होंगे कि मौलिक अधिकार कौन सा है, संपत्ति का अधिकार था, है ना, जिसको अनुच्छेद 300 क या 300 ए में सामान्य अधिकार बना दिया गया है। अब ये बचे हुए 6 अधिकार हैं, उन पर चर्चा करते हैं। समानता का अधिकार, है ना, हमारे संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिला हुआ है ना। और क्या है, सभी व्यक्तियों को एक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, हम स्वतंत्र हैं। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। कैसे, हम कोई सा भी धर्म स्वीकार करें, कभी भी अपना धर्म बदल लें, है ना, तब चाहें, ठीक है। इस प्रकार का अधिकार मिला हुआ है। एक अधिकार मिला हुआ है हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी व्यक्ति, है ना, अनैतिक या अन्य किसी तरीके से हमारा शोषण नहीं कर सकता। यदि हमारा शोषण होता है तो हमें उसके खिलाफ कानून में जाने का अधिकार है, ठीक है। और एक अधिकार है हमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हर नागरिक को अपनी संस्कृति को बचाए रखने का और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इनमें जो 6 अधिकारों में सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो है छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है।
क्योंकि अगर हमारा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ना हो तो हमारे पांचों अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम, जब हमारे अधिकारों का शोषण होता है तो हम किसमें, कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारे अधिकार इस प्रकार से हैं। और इसमें आ जाता है आपका राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार की बात करें तो राजनीतिक अधिकार में आ जाएगा आपका मत देने का अधिकार, क्योंकि सबको आज किसी भी पार्टी को आपको मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है और पार्टी बनाने का अधिकार है। तो ये हमारे राजनीतिक अधिकार में आ जाते हैं, है ना। निर्वाचित होने का अधिकार है और सरकारी पद प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो ये हमारे राजनीतिक अधिकारों में आ जाएंगे, जो ये हमारे कानूनी अधिकारों में ही आता है। इसमें नेक्स्ट अगर बात करें राजनीतिक अधिकार के बाद, तो हम बात करेंगे नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं, देश में हमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, मकान बनाकर रह सकते हैं, है ना। और क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्यारे छात्रों, यहाँ विचार अभिव्यक्ति में मैं एक बात कहूँगा कि मर्यादा के अंदर रहकर ही, है ना, हमें किसी की आलोचना करने का अधिकार है। ये नहीं किसी की कैसी भी आलोचना कर दें, ऐसा हमें अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमें क्या है, जो हमें मिला हुआ विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, ये मर्यादा के अंदर ही है, ठीक है। इसी में आता है आर्थिक अधिकार। अर्थ से ही होता है, अर्थ माने धन कमाने का अधिकार, है ना। कहीं भी जाकर हम कोई सा भी काम कर सकते हैं। भारत के संविधान में ऐसा नहीं है अब कि इस जाति के लोग इस विशेष कार्य को करेंगे या इस जाति के लोग इस विशेष कार्य को नहीं करेंगे। अर्थात हमें कोई भी काम करने का अधिकार है और हमें संपत्ति खरीदने का अधिकार है और संपत्ति बेचने का भी अधिकार है। इसके बाद बात करेंगे हम सार्वभौम अधिकार। सार्वभौम अधिकार में हमने बात करेंगे किसकी, शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है ना, जो सभी को है। और क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति में मैंने अभी अभी कहा कि सीमा के अंदर रहकर, है ना, मर्यादित भाषा का उपयोग करके ही हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। और कुछ कार्यकलाप ऐसे भी हैं जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता। तो वे कार्यकलाप क्या हैं, है ना, जो समाज के और स्वास्थ्य के लिए और कल्याण के लिए नुकसानदेह हैं। समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कल्याण के लिए नुकसानदेह जो अधिकार हैं, उनको हम क्या मानेंगे, है ना, अधिकार नहीं मानेंगे। जैसे धूम्रपान, मदिरापान या अन्य नशीले, है ना, अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना, है ना, जैसे प्रतिबंधित या नशीली दवाइयों का सेवन करना। इस तरह के यदि अधिकार हम उनको अधिकार कहें तो वो हमारे अधिकार नहीं है ना। हम ऐसी मांग रख सकते हैं कि हमें ये अधिकार होने चाहिए, पर इससे स्वास्थ्य पर और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इनको हम अधिकार नहीं मानेंगे। तो ये कुछ कार्यकलाप ऐसे हो गए जो हमारे अधिकारों की श्रेणी में इनको नहीं रखा जा सकता, अर्थात ये अधिकार कहलाने लायक नहीं है ना। या हमें जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, तो या रोड पर चलने का अधिकार है, तो हमें वहीं तक की स्वतंत्रता है जहाँ पर किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं मनमाने ढंग से चलूँ और दूसरों को परेशान करूँ, तो हमें ऐसा भी अधिकार नहीं है। तो अब बात करते हैं हम अधिकार और राज्य। राज्य और अधिकार के बीच क्या संबंध है ना। राज्य और अधिकारों के बीच में क्या तालमेल है। छात्रों,
अधिकार एकमात्र क्या है, राज्य की सृष्टि है, राज्य द्वारा प्रदत्त हैं, प्रदेय हैं। और किसी भी अधिकार का अस्तित्व जब तक नहीं है जब तक राज्य उसे मान्यता ना दे दे, अर्थात राज्य के मान्यता देने के बाद ही वो अधिकार है। और छात्रों, अधिकारों की रक्षा का जो दायित्व है वो राज्यों पर है, अर्थात राज्यों पर अधिकारों की रक्षा का भी दायित्व है, राज्यों पर अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी है ना। और क्या है, राज्य क्या करते हैं, अधिकारों को शक्तिशाली, पावरफुल बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। और एक बात और भी है, अगर अधिकारों का दुरुपयोग हो तो कौन जिम्मेदार है, राज्य। तो राज्य को अधिकारों का दुरुपयोग रोकने का भी अधिकार है ना। दुरुपयोग होने से रोकने की जो जिम्मेदारी है वो भी राज्यों की ही बनती है। ठीक है प्यारे छात्रों, यहाँ पर हमने एक बात और लिखी है, अधिकारों को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या अधिकारों को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अधिकारों को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है ना। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम ऐसे करें कि यदि हमारा संविधान लिखित हो तो हमारे अधिकार शक्तिशाली होंगे, क्योंकि स्वतंत्र अधिकार लिखित और लिखित संविधान में सबके अधिकार संरक्षित होते हैं। और छात्रों क्या हो, हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र हो, उस पर किसी सरकार का कोई प्रतिबंध ना हो, है ना। तो हमारी न्यायपालिका यदि स्वतंत्र रहेगी और तो वो हमारे अधिकारों का संरक्षण करेगी, हमारे अधिकारों का संरक्षक बन के रहेगी। और छात्रों क्या होना चाहिए, संघात्मक सरकार में क्या, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो लिखा हुआ हो, स्पष्ट हो, है ना। तो संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन हो। और छात्रों क्या होना चाहिए, हमारी जो प्रेस है, मीडिया है ना, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो, निर्भीक होकर अपने विचार व्यक्त कर सके। और छात्रों क्या हो, जनता की जागरूकता। अगर जनता जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति तो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगी और अपने अधिकारों को बचाए रखेगी। अगर जनता जागरूक नहीं है अधिकारों के प्रति तो कहीं भी उसके अधिकारों का हनन या शोषण हो जाएगा। और क्या होना चाहिए, राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप ना हो। ऐसा भी चाहते हैं कि राज्य नागरिकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। और क्या हो, यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है, यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है तो उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अधिकारों का दुरुपयोग भी रोके, है ना। कहीं कहीं कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग ही ना कर ले। इसलिए प्यारे छात्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। अधिकार तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, हम चाहते हैं सब कुछ हमें मिलता रहे, करना कुछ भी ना पड़े। तो अधिकार, अब हम यहाँ पर बात करेंगे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य। जहाँ हमारे अधिकार हैं वहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, कर्तव्य या जिम्मेदारियाँ भी हैं, है ना। या यूँ कहें कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का देखा, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, तो एक तरफ अधिकार हैं तो दूसरी तरफ हमारे कर्तव्य हैं, है ना। एक पहलू यदि अधिकार है तो दूसरा पहलू कर्तव्य है। समाज में हमें अधिकार मिलते हैं, उनके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं। समाज में अधिकार मिलते हैं, उनके बदले में ऋण चुकाने पड़ते हैं, तो वो ऋण ही जो है वो हमारे कर्तव्य हैं। प्यारे छात्रों, यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, जैसे आपका अधिकार है कि आपको नियमित रूप से कक्षा में, है ना, शिक्षा मिले, तो ये आपका अधिकार है।
और हमारा कर्तव्य है कि हम नियमित रूप से जाकर कक्षा में आपको शिक्षा दें। और यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो आपका अधिकार का पालन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका अधिकार है वो हमारा कर्तव्य है ना। हमारा अधिकार है कि बच्चे या छात्र हमारा सम्मान करें। और छात्रों, ये आपका कर्तव्य है। यदि आप अपना कर्तव्य नहीं करते तो हमारा अधिकार नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि हमारा अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कर्तव्यों के प्रकार की। अगर हम कर्तव्यों के प्रकार को बांटें तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कर्तव्य को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या है? नैतिक, जैसा कि अभी पीछे भी चर्चा हुई, अपने परिवेश, जो अपने आसपास का है ना जगह है, जैसे हमारा स्कूल है, अड़ोस पड़ोस है, तो इसको हम साफ रखें, स्वच्छ रखें, ये हमारा कर्तव्य है ना। और क्या है? बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना क्या है? माता पिता का कर्तव्य है। हर माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, जितनी उसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार अच्छी शिक्षा दे। बच्चों का क्या कर्तव्य है? माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना। जब आपको माता पिता अच्छी शिक्षा देते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें, है ना। उनकी सेवा करें, उनके कामों में सहयोग करें। और छात्रों, आपका एक और कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है सभी का, सामाजिक नियमों का पालन करें। समाज ने जो नियम बना रखे हैं उनका हम पालन करें। और छात्रों, एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि परिवार की, जो हमारे परिवार की आवश्यकताएं होती हैं या मूल आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति करें, है ना। उनको हम पूरा करें। तो ये हमारे क्या हैं? नैतिक कर्तव्य आ जाते हैं। यदि हम कानूनी कर्तव्य की बात करें, अब कानूनी कर्तव्य कानून में लिखे होते हैं। अब जैसे नैतिक कर्तव्य इन्हें माने ना माने, है ना, ये हमारी नैतिकता कहती है कि हमें इन्हें मानना चाहिए। ठीक है। अब इनके लिए कोई सजा भी अभी खास नहीं है। कानूनी कर्तव्य को अगर हम पालन नहीं करते उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। अब कानूनी कर्तव्य में क्या आते हैं छात्रों? संविधान का सम्मान करें। हमारा जो भारत का संविधान है, जिसके ऊपर पूरे देश की शासन व्यवस्था चलती है, हम उसका सम्मान करें। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है, उसका सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज को कभी गिरने ना दें, है ना। और जब भी राष्ट्रीय गान होता है हम खड़े हो जाएं, है ना, हम उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, तो वो हमारा, हम राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का सम्मान कर रहे हैं। और हमारा एक कर्तव्य है कि हम कानूनी जो व्यवस्था है उसे बनाए रखें, कानून को तोड़ने का काम ना करें। और नियमित रूप से यदि हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, धन अर्जित करते हैं, तो नियमित रूप से टैक्स जमा करें, कर दें, है ना, सरकार को, ताकि सरकार के निर्माण कार्य भी चलते रहें। और छात्रों, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करें। हम कभी कभी इतने भावुक हो जाते हैं, जरा सा दंगा होता, बिना सोचे समझे राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। बसों में तोड़ फोड़, इधर तोड़। किसका नुकसान करते हैं हम? अपना। क्योंकि ये राष्ट्र की जो संपत्ति है, हमारी अपनी संपत्ति है, हम इनका नुकसान करते हैं। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। छात्रों, देश की एकता व अखंडता को बनाए रखें, देश की सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और देश की रक्षा के लिए प्रेरणा लें। यदि जरूरत पड़े तो हम देश के बॉर्डर पर जाकर, है ना, देश की सीमा पर जाकर अपनी जान न्योछावर करने की हिम्मत रखें, है ना। वो जज्बा हमारे ऊपर होना चाहिए। तो देश की रक्षा करने का भी एक कर्तव्य है। और छात्रों, प्राकृतिक संसाधनों का हम समझदारी से उपयोग करें। जैसे जल है,
जल का हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। जरा से पानी की जरूरत है चला के छोड़ देते हैं समरसेबल। आजकल मशीनरी आ रही है, अगर हम हैंडपम्प से या कुएं से खींचते तो शायद इतना जल बर्बाद नहीं कर पाते। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनका हम समझदारी से उपयोग करें। या और भी प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोल है, डीजल है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं उनका उपयोग करें, अनावश्यक उन्हें खर्च ना करें। और छात्रों, ओजोन परत जो है उसकी हिफाजत करें। ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो सूरज की पराबैंगनी किरणें सीधी हमारे ऊपर पड़ेंगी और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। तो उसकी रक्षा करने का जो दायित्व है वो भी हमारा परम कर्तव्य है ना। तो ये कर्तव्य हैं हमारे कुछ, जिनको हमें ध्यान रखना है। अब छात्रों, यहाँ पर बात करते हैं कुछ नए मानवाधिकार, है ना। कुछ नए मानवाधिकार क्या हैं? तो इसमें आएगा देश में नए खतरे, है ना। देश में नए खतरे और चुनौतियों से उभरने के लिए, है ना, कुछ नए मानवाधिकार नियम बनाए गए हैं। आजकल देश के सामने नई समस्याएं हैं, है ना। जैसे अब क्या है, स्वच्छ वायु, हम सबका अधिकार है स्वच्छ वायु मिले, शुद्ध पेयजल मिले, पीने वाला जल हमें शुद्ध मिले। और क्या है, टिकाऊ विकास का अधिकार, अधिक विकास जो हो टिकाऊ हो, सतत हो, अगली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर भी विकास हो। ऐसा ना हो कि हम संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते रहें और आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी ना छोड़ें। और छात्रों, हमें सूचना का अधिकार, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है। और क्या है, महिला सुरक्षा का अधिकार, ये भी हो। और क्या है, समाज के कमजोर वर्गों की हिफाजत, है ना, और उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था, है ना, ये भी जरूरी है ना, कुछ नए मानवाधिकारों। और बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना, जैसे आपको मिड डे मील मिलता है उसमें अच्छा खाना हो, ऐसा खाना हो कि बच्चों का स्वास्थ्य पर भी ध्यान रहे। ये ना हो सिर्फ खाना पेट भरने के लिए ही हो, है ना। इसलिए हमारे जो खाना आता है वो हर दिन बदल बदल कर आता है ना। और क्या है, संरक्षण व शिक्षा का अधिकार हो, है ना, सब बच्चों का संरक्षण हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। और सादा जीवन जीने के लिए आवश्यक जो स्थितियां हैं वो उपलब्ध होनी ही चाहिए। अब छात्रों, मानवाधिकारों की कीमत, मानवाधिकारों की कीमत पर हम चर्चा करें तो इसमें पाते हैं हम मनुष्यों की लगातार जागरूकता। यदि मनुष्य लगातार जागरूक हैं तो वे अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, वरना नहीं। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। एक हमने वीडियो पहले भी गिरफ्तारी के समय हमारे अधिकार हमने बनाई हुई है, तो उस पर भी देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से कभी भी कहीं से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के लिए उचित कारण होना बहुत जरूरी है। और अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, अर्थात उसके अपराध को हंगरवाने के लिए, है ना, कि क्या है, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उत्पीड़न उचित नहीं, उसको मारा पीटा नहीं जाना चाहिए, बोलते नहीं ये किया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और छात्रों, नागरिकों के लिए यह भी बहुत ही जरूरी है कि वे सतर्क रहें, सजग रहें, अपनी आंखों को खुली रखें। आंखों को खुली रखने का मतलब है सजग और सतर्क रहें। उन्हें ये पता होना चाहिए कि देश में क्या एक्टिविटी चल रही है ना, हमारे अधिकारों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अगर हम सजग नहीं हैं तो हमारे अधिकार सुरक्षित भी नहीं हैं। अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें। देश के एक होनहार या जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये परम कर्तव्य है, अति आवश्यक कर्तव्य है कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, है ना। तो ये है हमारा अधिकार लेसन में इतना ही। अगला लेसन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। छात्रों नमस्कार।